बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तफ़ा उमैर और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहरीक-ए-लब्बैक। पाकिस्तान की सियासी पस मंज़र और उनका किस तरह से उभर के सामने आना, खादम हुसैन रिजवी साहब का इस तहरीक को लॉन्च करना, खादम हुसैन रिजवी साहब के बाद साद हुसैन रिजवी साहब का तहरीक को लेकर चलना, इस सारे के सारे सिनेरियो पर आज इंशाल्लाह हम तफसीली बात करेंगे। बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे नज़रियाती दोस्त जो तहरीक-ए-लब्बैक के साथ मुंसलिक हैं, उनका भी उनके मुंह से अक्सर ये जुमला सुनने में आता है कि जी तहरीक जो है वो खादम हुसैन रिजवी साहब के साथ ही थी, उसके बाद ख़त्म हो गई। बहुत सारे हमारे जानने वाले देखने वाले भी ऐसे हैं जो तहरीक-ए-लब्बैक के साथ बड़े अग्रेसिव अंदाज में चल रहे थे, लेकिन साद हुसैन रिजवी साहब की अमारत के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने आप को उस तरह से शो नहीं करवाया जैसे वो पहले तहरीक का हिस्सा थे। खादम हुसैन रिजवी साहब के नज़रिए के साथ मुत्तफिक थे, खादम हुसैन रिजवी साहब के नाम पर फौरी तौर पे हर जगह पे जाने को तैयार खड़े होते थे। कुछ लोग जो है वो गैप जो है वो नज़र आता है। लेकिन देखना ये है, खादम हुसैन रिजवी साहब ने इस तहरीक का आगाज़ किया, बाकायदा तौर पे ये पार्टी अनाउंस हुई और इस तहरीक को सियासी पार्टी के तौर पे लॉन्च किया गया। जैसे ही मुमताज़ कादरी साहब वाला मामला पेश आया कि मुमताज़ कादरी साहब को फांसी दी गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और मुमताज़ कादरी साहब की जो कुर्बानी है, उन्होंने गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को जिस तरह से इस मामले में कि वो बाकायदा तौर पे उन्होंने बेहुरमती की थी, उन्होंने गुस्ताखी की थी, जिसके कह लें उस गुस्ताखी के तनाजुर में बाकायदा तौर पे मुमताज़ कादरी ने उनको शूट किया और इसकी सज़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस सेंस में दी कि मुमताज़ कादरी को फांसी दे दी गई। और देखना ये है, इस मुल्क की तारीख में 95C आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 90 से लेके आज तक 30 साल से ज़्यादा हो गए, एक भी मुजरम 95C में सज़ा नहीं पा सका। जब 95C के मुजरमों को सज़ा नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली को आम बंदा उठ के कानून हाथ में लेगा, जैसे मुमताज़ कादरी ने कानून हाथ में लिया। और उसकी बुनियादी वजह वो गवर्नमेंट का, अदालतों का, मुतलका इदारों का फौरी तौर पे उस कानून का इतलाक़ ना करना है और एक आम बंदे को उकसाना है, उसके ईमान का इम्तिहान लेना है। वो भी ऑब्वियसली मुमताज़ कादरी उसमें सुरखरू रहे। मुमताज़ कादरी साहब को फांसी देने के बाद जब गवर्नमेंट ने ये स्टेप ले लिया और 95C के मुजरमों को आज तक सज़ा नहीं मिली, और एक आम बंदा जो इस सेंस में कि एक बंदे ने गुस्ताखी किया तो उसको मार देता है तो उसको फौरी तौर पर सज़ा दे दी जाती है, तो तब ये पार्टी लॉन्च हुई, मंजर आम पे आई। लोग बड़ी जल्दी इनके साथ जुड़ते गए। पहला इलेक्शन जो है वो कंडक्ट हुआ 18 के अंदर और तहरीक का ठीक ठाक वोट था, वो यकीनन हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में ही था। वोट बैंक जो है खादम हुसैन रिजवी साहब के नज़रिए के साथ पहले इलेक्शन में ठीक ठाक था, बाकायदा तारुफ उस सेंस में नहीं, वो सोशल मीडिया पावर नहीं थी, लोग जो है उतने ज़्यादा इंगेज नहीं थे। लेकिन जैसे ही खादम हुसैन रिजवी साहब का विसाल हुआ तो एकदम से लगा कि पार्टी खाली हो गई, एकदम से लगा कि अब पार्टी के पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा, एकदम से लगा कि नज़रिया के तौर पे जो लोग खड़े हुए थे इनको संभालने वाला दूसरा सहारा नहीं मिलेगा। इस पार्टी में TLP के अंदर बहुत सारे उलमा मौजूद थे, TLP के अंदर बड़े बड़े नाम मौजूद थे, TLP के अंदर जो है अमारत संभालने के लिए बहुत सारे लोग फ्रंट लाइन में थे। लेकिन इन सारों के बावजूद एक नौजवान को खड़ा किया गया जिनकी उम्र तब यकीनन 26 साल थी, 25 साल थी, चूँकि अब उनकी एज 29-30 साल है। तो जब उनको इस सेंस में खड़ा किया गया 26-27 साल की एज में, तो ये बहुत सारे हलकों से तनकीद इस सेंस में की गई कि क्या जो वरासती निज़ाम जिसके ख़िलाफ़ थी TLP कि बाप के बाद बेटा ही आएगा, तो क्या ये रिवायत TLP के अंदर भी कायम रहेगी? तो उसका जवाब वक़्त ने दिया और उसका जवाब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को चलाने वाले अमीर साद हुसैन रिजवी साहब ने दिया, उसका जवाब उनकी स्ट्रेटजीज़ ने दिया, उसका जवाब उनके वोट बैंक ने दिया, उसका जवाब 2023 के इलेक्शन में TLP की पोजीशन मज़ीद वाज़े हो गई। तो फौरी ये बातें समझ आना शुरू हो गई कि यकीनन नज़रिया फैला है, यकीनन पार्टी मज़ीद लोगों तक पहुँची है, यकीनन मज़ीद लोग इंगेज हुए हैं, यकीनन और बहुत सारे लोगों ने वोट दिया है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि खादम हुसैन रिजवी साहब के बाद अगर कोई गैप आया था तो ऑब्वियसली उस गैप को साद हुसैन रिजवी साहब फिल करने के लिए कामयाब रहे। और इससे अगली बात, सबसे बड़ा ख़तरा क्या था कि अगर साद हुसैन रिजवी साहब को अमारत ना मिलती तो ये एक बड़ा ख़तरा ये था कि पार्टी अपने आप में एक टूट जाती। साद हुसैन रिजवी साहब ने अमारत संभालने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया, उन्होंने मुख्तलिफ धड़ों को भी जोड़ कर रखा, उन्होंने कारकुनान की शादी गमी हर शुगल में भी, हर एक्टिविटी में भी शरीक होने की पूरी कोशिश की। बाज़ दोस्त हैं
जो कहते हैं जी साहब से रिजवी साहब कॉल पिक नहीं करते, बाज़ दोस्त हैं जो कहते हैं साहब से रिजवी साहब हमारी बात का रिस्पॉन्ड नहीं करते, और बाज़ दोस्त हैं जो कहते हैं साहब से रिजवी साहब मिलने भी जाएँ तो टाइम नहीं देते। तो ये सारी बातें एक बंदा जिस नहज पे पहुंच जाता है उसके लेवल पे जाके समझना पड़ता है कि वो इन मामलात को लेके किस कदर मसरूफ़ होता है। ज़ाती तौर पे हमारी मुलाकात साद हुसैन रिजवी साहब से हुई तो उन्होंने इंटरव्यू के बाद हमें 3-3.5 घंटे दिए, तो वो उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने हमारे साथ बड़ी खुली गपशप की। अब उसमें यह है कि उस सारे सिनेरियो में भी कोई नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल आज़ाद बैठे थे। हमारे उस मुलाकात के दौरान कई पैगाम आते रहे और 1-2 दोस्तों को या 1-2 लोगों को उन्होंने बुलाया भी, तो हमसे वो कहते थे कि अगर आप कहें तो मैं इनको, हमने कहा जी बिल्कुल आपका एक शेड्यूल बना हुआ तो आप बिल्कुल मुलाकातों को जारी रखें, साथ हम भी इंगेज रहे। कहने का मतलब यह है कि साद हुसैन रिजवी साहब नौजवान ज़रूर थे, साद हुसैन रिजवी साहब की एज ज़रूर कम थी, साद हुसैन रिजवी साहब पर टैग ज़रूर लगा था ये खादिम हुसैन रिजवी साहब का बेटा होने के नाते अमीर बन गया है, लेकिन साद हुसैन रिजवी साहब ने उन बातों को मनवाया और उसी नज़रिए को प्रमोट किया और वो नज़रिया पहले से कई गुना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। और साद हुसैन रिजवी साहब ने जिस तरह पूरे मुल्क में जलसे जुलूस किए और जिस तरह से पार्टी को जो है कायम रखा, और ख़ास तौर पे मीडिया टॉक में जिस तरह साद हुसैन रिजवी साहब मजबूत हैं और हर एक को प्रॉपर जवाब देते हैं, तो सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई कि खादिम हुसैन रिजवी साहब का एक अपना तर्ज अमल था। खादिम हुसैन रिजवी साहब ज़्यादा डिजिटल मीडिया को और इन चीज़ों को नहीं उतना समझते थे। ऑब्वियसली उनका मकाम बड़ा था, वो बहुत बड़ी शख्सियत थे, उनका नज़रिया बहुत तगड़ा था, उन्होंने इस पार्टी को चलाया और लॉन्च किया और वो बानी है इसके, ये एजाज़ ही बहुत बड़ा है। उनका बेटा होने के नाते साद हुसैन रिजवी साहब सिर्फ बेटा होने के नाते पार्टी पर नहीं आ गए अमारत पर, बल्कि उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप को मनवाया और तहरीक इस वक्त बेहतरीन जा रही है, कोई दूसरी राय नहीं। बाकायदा तौर पे वो लोग जो मुखालफत करते हैं, वो लोग जो इनके अगेंस्ट खड़े होते हैं, वो भी इस बात को एडमिट करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है एक मजबूत पार्टी है और इनके पास ठीक ठाक वोट बैंक है, ठीक ठाक स्ट्रीट पावर है, और आइंदा आने वाले वक्त में ये कोई बड़ा जो है झटका मुल्क की सतह पे दे सकती है। ऑब्वियसली यहाँ जो बनने वाली गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी मंजूरी कहाँ से होती है हम सबको पता है। जो दस्ताने पहने हाथ इस मुल्क के निज़ाम को चलाते हैं, हम सबको पता है उन दस्तानों के पीछे वो हाथ किन के हैं, और हम सबको पता है कि इस मुल्क के अंदर जो हुकूमत बनती है वो कहाँ से आती है और जो फारिग होती है वो कहाँ जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम सब के सामने हैं। आइंदा आने वाले वक्त में तहरीक लब्बैक में मज़ीद क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, तहरीक की शूरा क्या नए फैसले कर सकती है, और तहरीक अपने आप को मज़ीद कितना उजागर करके लोगों के सामने पेश करती है और ये नज़रिया मज़ीद कहाँ तक जाता है। इंशाअल्लाह जैसे ही कोई अपडेट मज़ीद मिलती है आपके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आना मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।